देखो, कक्षा 10वीं की गणित, क्या बोला मैंने, कक्षा 10वीं की गणित का आपका अध्याय एक वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और वार्षिक परीक्षा में आते हैं, वो वाले, है ना, वो वाले प्रश्न उत्तर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के हिसाब से, है ना। अध्याय एक वास्तविक संख्या है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के हिसाब से यहाँ पर आपके क्या है, प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 9, आपकी बुक का क्या है, ये एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 9 है। मैं यहाँ पर आपको इसकी एक मेथड समझा रहा हूँ, मेथड के आधार पर आपको एक बार मेथड समझ लोगे, पूरे के पूरे आपसे बन जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध करो कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कॉपी में लिखते हुए चलना है। मैंने क्या बोला, सिद्ध कीजिए करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फोकस से समझना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, मुझे ये बताना है, फिर से समझ लो, पेपर में आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोल दिया, कुल मिलाकर के वो ये बोल रहा है, सिद्ध करो कि ये मार्कर है। क्या सिद्ध करो, सिद्ध करो ये क्या है, मार्कर है। क्या सिद्ध करो कि ये क्या है, मैंने मान लिया, अच्छा तू ये चाहता ना कि सिद्ध में क्या सिद्ध करूं कि ये मार्कर है करके, तो मैंने मान लो कि ये कलम है, मान लो ये क्या है, अपन ने इसको मार्कर ना मान के अपन ने इसको क्या मान लिए, कलम मान ली। क्या मान लिए, कलम। इसको क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, मार्कर है। ये क्या है, मार्कर है। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, मार्कर नहीं है, क्या है ये, कलम है। मैंने इसको क्या मान लिया, कलम मान लिया। फिर जब मैंने इसको आगे हल करा हल करा हल करा, तो मेरे द्वारा मानी गई जो अवधारणा थी कि ये कलम है, वो रोंग साबित हो जाएगी। क्या साबित हो जाएगी, रोंग। मतलब ये कलम नहीं है, और जब ये कलम नहीं है तो ये क्या है, मार्कर है। तो ये क्या है, मार्कर है। उसी प्रकार क्या सिद्ध करना है हमको, हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है हमको, करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम इसके उल्टा मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है कि करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पहले जान लो परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 6/7, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। मैंने यहाँ पर लिख दिया 9/5, ये भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसको इस प्रकार से अंश और हर में अपन नहीं लिख सकते, जिसको इस प्रकार से भिन्न में अपन नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपनी अपरिमेय संख्या। जैसे करनी 3 हो गया, करनी वाली जितनी भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो करनी 3 का मान क्या होता है, 1.732, ये आगे बढ़ते जाता है। उसको भिन्न में चेंज करना क्या है, असंभव है। उसको भिन्न में चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हमको तो पता है करनी 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके लाओ कि ये क्या है। जैसे कि सामने एक जानवर है, क्या, बिल्ली। अब बिल्ली तो दिख रही बिल्ली, अब सिद्ध करो कि ये बिल्ली है। तो कैसे सिद्ध करोगे, इसका आकार बिल्ली के जैसा है ना। चीता नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है, थोड़ा छोटी भी है ना, है ना। तो ऐसे ही क्या सिद्ध करना है, करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब अंश हर में नहीं लिख सकते। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मान के चलेंगे कि माना करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, देखो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना करनी 3 एक क्या है, करनी 3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने क्या मान लिए कि माना करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान ली, करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और मैंने अभी बताया था परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं।
है ना। वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया इसके विपरीत, माना करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, करनी 3 का हो गया, करनी 3 बराबर हो जाएगा a बटे b। क्लियर। इसको हमने परिमेय मान लिए, तो परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए करनी 3 बराबर हो गया 1 बटे कितना, b। और जहां पर यहां पर लिख देंगे हम, जहां पर a, b सह अभाज्य है, जहां पर a, b क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्याएं है। a, b आपकी कैसी संख्याएं है, a, b आपकी सह अभाज्य संख्याएं है, सह अभाज्य संख्याएं है। अब समझ लो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया कितनी, 5 और 3। 5 और 3 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा दोनों में, नहीं। 3 का भाग जाएगा दोनों में, पूरा नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, नहीं। ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, है ना। ऐसी 2 संख्याएं, है ना, जो किसी एक संख्या से कभी नहीं कटती, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ए का मान हो गया 5 और बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। 5 और 3 किसी भी संख्या से कट रही है क्या, नहीं कट रही है। तो यहाँ पर 5 बटे 3 क्या हो जाएगी, तुम्हारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर a बटे b हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। a बटे b क्या है, यहाँ पर हमारी सह अभाज्य संख्या है। मतलब कि इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे। करनी 3 का कितना हो गया, करनी 3 बराबर का बराबर a बटे b का हो गया, a बटे b। ओए बात क्यों कर रहे हैं, करनी 3 का हो, करनी 3 बराबर का हो गया बराबर a बटे b का क्या हो गया, a बटे b। क्या बोला मैंने, a बटे b का यहां पर क्या हो गया आपका, a बटे b हो गया। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, पहले बात कर निकल ले, अब कर नहीं रहा यार। करनी 3 का हो गया, करनी 3 बराबर a बटे b का हो गया बराबर a बटे b। बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिया हमने, 1 मान लिए। अब हम कर देंगे यहां पर तिर्यक गुणा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 1 कम a बराबर का बराबर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में इसलिए करवा रहा हूं ना। बराबर का बराबर b इंटू करनी 3 का कितना हो जाएगा, b करनी 3। क्लियर। सवाल ने बोला सिद्ध करो कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका उल्टा मान लिए। रट लो सवाल को, याद कर लो, रट लो। सिद्ध करना करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसको उल्टा क्या मान लिए, माना इसके विपरीत माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या करनी 3 बराबर हो जाएगा a बटे b, करनी 3 बराबर हो जाएगा a बटे b। a और b क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या है। मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या इन दोनों संख्या को नहीं काटती है ना। अभी जैसे का वैसा तिर्यक गुणा कर दी, 1 कम a हो गया बराबर का बराबर, और b करनी 3 का हो गया b करनी 3। क्लियर। अब वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे यहां पर हम, वर्ग। यहां पर हम लिखेंगे क्या, वर्ग करने पर इसका वर्ग हो जाएगा 1 की घात 2। अगर इस तरफ वाले का वर्ग कर रहे हैं तो इस तरफ वाले का भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, बराबर का बराबर। ये वाला पद हो गया आपका b करनी 3। इसका भी हम क्या कर देंगे, यहां पर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर हम इसका वर्ग कर देंगे। कर दिया यहां पर हमने वर्ग, a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर बराबर का बराबर है b की घात 2 का क्या हो जाएगा, b की घात 2। वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा, 3। ये बचेगा आपका कितना, 3 बचा यहां पर, सिर्फ 3 कितना बचा, 3 बचा। मतलब 3b की घात 2 को हम a की घात 2 लिख सकते हैं। कितना हो गया, 3b की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, आपके a की घात कितना, 2 हो गया। क्लियर है। 3b की घात 2 बराबर क्या लिख देंगे हम, a की घात 2। अब b की घात 2 का मान निकाल लूंगा, b की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका a की घात 2 बटे कितना, 3। a की घात 2 बटे कितना, 3। अब गणित का एक नियम होता है, गणित का क्या होता है, नियम होता है ना। गणित का क्या होता है, नियम होता है। अगर 6 की घात 2 में, क्या बोला मैंने, अगर 6 की घात कितने में, 2 में, अगर 6 की घात 2 में
6 की घात 2 में अगर 2 का भाग जाता है, क्या बोला मैंने, 6 की घात 2 में अगर किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा। नहीं आया समझ में? यदि 6 की घात 2 में 2 का भाग जाता है तो 6 में भी किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। गणित का नियम होता है। उसी प्रकार यदि a की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो a में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे 6 की घात 2 में 2 का भाग जाता है तो 6 में भी 2 का भाग चल जाता है, उसी प्रकार यदि a की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो a में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो ना, यहां पर हम लिखेंगे यदि a की घात 2 3 से विभाजित है तो, यदि a की घात 2 3 से विभाजित है, मतलब a की घात 2 में 3 का भाग जाता है, तो a भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेरे को ये बताओ, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? आई। यदि a की घात 2 3 से विभाजित होता है तो a भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। क्लियर? अब इसके बाद a भी 3 से विभाजित होगा। अब यदि 6 की घात 2 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो हमने क्या बोले, यदि 6 की घात 2 में 2 का भाग जा रहा है तो 6 में भी किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 6 में भी किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 का 2 का हो गया 2, और कितने बार गया, 2 तिया 6, 3 बार भाग गया, मतलब 3 का मैंने कर दिया गुणा। मतलब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या नहीं? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार जब मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ तो उसी प्रकार में a, यहाँ पर आपका a है, a को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बटे में 2 था तो अपन यहाँ पर 2 लिखे, इसके बटे a के बटे में 3 है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 3, और यहाँ पर एक संख्या हमने 3 माने थे, यहाँ पर हम एक संख्या c मान लेंगे। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3c मान सकते हैं। यदि a की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब है कि a में भी 3 का भाग जाएगा, और हम a को क्या लिख सकते हैं, a को हम 3c के बराबर लिख सकते हैं। याद कर लो, समझ में नहीं आ रहा याद कर लो, समझने का पूरा कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछेगा बिल्कुल, 4-5 नंबर में। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं। a बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पर हम, 3c लिख देंगे। a बराबर कितना मान लिया हमने, 3c मान लिए। a बराबर कितना मान लिए, 3c। फिर से, यदि a की घात 2 3 से विभाजित है, यदि a की घात 2 3 से विभाजित है, यदि a की घात 2 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर? तो a बराबर क्या बोला मैंने, a बराबर 3 का 3, और एक चर मान लिया मैंने c, एक चर मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक चर c मान लिया। अब आपका ये जो समीकरण था ना इसके ऊपर वाला, इसको समीकरण 1 नाम देना है। क्या नाम देना, समीकरण 1 नाम देना, दे दिए। अब a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। क्या बोला मैंने, a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर हम लिखेंगे a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा यहाँ पर, समीकरण 1 तुम्हारा यहाँ पर j, 3b² का क्या हो गया, 3b² बराबर का बराबर a की घात 2 है, और a का मान कितना है, a का मान है 3c, a का मान कितना रख देंगे, 3c। घात कितनी यहाँ पर तुम्हारी 2 है, बन जाएगा इतना। 3b की घात 2 का होगा 3b की घात 2 बराबर का बराबर a की घात 2। a का मान कितना है, a का मान है 3c, a का मान कितना रख देंगे, 3c। घात 2 का कितना हो जाएगा, घात 2। घात 2 का कितना हो जाएगा, घात 2। घात 2 का तुम्हारा कितना हो जाएगा, घात 2। इसके बाद 3b की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3b की घात 2 बराबर का बराबर। इसके बाद जिसके पास लिखा नहीं लिखते भी चलो, है ना कि नहीं, पहले समझ लो, लिखा लिखा तो बुक में मिल जाएगा वैसे, है ना कि नहीं। बाकी समझ लो, समझने पे ध्यान दो मैंने ना। अब 3 की घात 2, 3 तिया, और लिख सकते हो तो लिखना भी, लिखते भी रहो ना, तुम अपने हिसाब से देखो। 3 की घात 2, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और c की घात 2 का होगा, c की घात कितना, 2। क्लियर? अब देखो, इसको इस तरफ कर दे रहा हूं मैं, 9c की घात 2 का क्या, इसको इस तरफ कर दे रहा हूं, कितना
9 सी की घात 2 बराबर का बराबर, इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 3 बी की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 बी की घात कितना 2, है ना। अब सी की घात 2 का मान निकाल रहा हूँ, सी की घात 2 का क्या होगा, सी की घात 2 बराबर का बराबर, 3 बी की घात 2 कितना जाएगा, 3 बी की घात कितना 2 बटा बराबर किस तरफ, नो काय में है, सी स्क्वायर के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा, बटे में। इसको काटेंगे यदि अपन तो सी की घात 2 का क्या हो जाएगा, सी की घात 2 बराबर 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, बी की घात 2 बटे 3 कितना बचेगा, बी की घात 2 बटे 3 बचेगा नहीं बचेगा, मेरे को ये बताओ कितना बचेगा, बी की घात 2 बटे 3 बचेगा, बचेगा बी की घात 2 बटे 3 बचेगा। अब वही वाली स्टेप, यदि b की घात 2 में 3 का भाग जाता है, क्या बोला मैंने, b की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो b में भी 3 का भाग जाएगा, वो स्टेप थी। यदि a की घात 2 में 3 का भाग जाता है, यदि a की घात 2 3 से विभाजित होता है तो a भी 3 से विभाजित होगा, यदि b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो b भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है। तो यहां पर लिखना है ऐसा शुद्ध हिंदी में, क्या लिखेंगे यहां पर हम, देखो यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्या बोला मैंने, यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, बी भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या बोला मैंने, देखो यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ए भी 3 से विभाजित है, क्या बोला मैंने, ए भी 3 से विभाजित है और बी भी 3 से क्या है, विभाजित है। मतलब ए में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। यही बोल रहा हूं ना मैं, माथा पच्ची लेकिन लगाना पड़ेगा, पेपर में आ रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं, ए भी 3 से विभाजित है, ए में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। क्लियर, ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। अपन ने ऊपर क्या बोले, हमने ऊपर बोले कि ए और बी क्या है, से अभाज्य है, मतलब दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, किसी का भाग जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। से अभाज्य का मतलब क्या है कि दोनों में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। और हमने जब इसको आगे हल करे तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बी में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये से अभाज्य नहीं है। तो विरोधाभास मिल रहा है, दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही है। ये वाली बात बोल रही से अभाज्य है और ये वाली बात क्या बोल रही है, से अभाज्य नहीं है। दोनों बातें एक दूसरे का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। मतलब कुछ ना कुछ हमने गलती करे तभी क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। हमने कुछ ना कुछ क्या करे है, गलती करे तभी क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और हमने क्या गलती करे है, हमने शुरू में क्या माने थे कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माने थे। तो कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है। ये हमने कर दिए प्रूव, पक गए हमारे 4-5 नंबर। क्लियर है ना, आया कि नहीं आया समझ में, पहले ही बताओ आया क्या नहीं आया, है ना। देखो देखो फिर से देखो, हमको यहां पर क्या बोला, सवाल ने बोला सिद्ध करो कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल ने सिद्ध करने के लिए बोला तो हमने इसके विपरीत क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। यहां पर हम लिख लेंगे माना इसके विपरीत कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्णी 3 को परिमेय माने हमने, इसको अंश और हर के रूप में लिख दिए। कर्णी 3 को हमने a बटे b के रूप में लिख दिए। कर्णी 3 को किसके रूप में लिख दिए, a बटे b के रूप में लिख दिए। और यहां पर a और b क्या है, से अभाज्य है, मतलब a और b में किसी का भी भाग नहीं जाता। जैसे कि 5/7 में किसी का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, उसी प्रकार a बटे b में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने उसको से अभाज्य मान लिए।
मान ली से अभाज्य। अब इसका हम हल कर रहे हैं। करनी 3 का करनी 3 बटे में हमने 1 मान ली, ए बटे बी का हो गया ए बटे बी। तिरछा गुणा ए 1 कम ए बी इंटू करनी 3 का बी करनी 3। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। क्या कर दिया हमने? वर्ग। ए की भी घात 2 और इस पद की भी घात 2। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी की घात 2 का बी की घात 2। वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा? 3 बचा। 3 बी की घात 2 को मैंने इस तरफ लिख दिया, ए की घात 2 को मैंने इस तरफ लिख दिया। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? समीकरण 1 नाम दे दिया। बी स्क्वायर का मैंने मान निकाला, 3 इस तरफ काय में है, गुणे में, पक्षांतर करा, 3 काय में आ गया, बटे में। मतलब यदि ए स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। क्लियर? ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। फिर ए के बराबर क्या मानना है? ए का हो गया ए बराबर, 3 का हो गया 3 और सी का सी। ए बराबर कितना मान लिया मैंने? 3c मान लिया। इसको याद कर लो, बारीकी मत जाओ, याद कर लो। ए बराबर कितना मानना है? 3c। ए का हो गया ए बराबर 3c का 3c। अब ए के इस मान को कहाँ रख देना है? समीकरण 1 में रख देना है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? 3b की घात 2 का होगा 3b की घात 2 बराबर का बराबर ए का मान कितना है? 3c है। ए का मान कितना रख दिया मैंने? 3c रख दिया। घात 2 का हो गया घात 2। अब 3b की घात 2 का 3b की घात 2 बराबर का बराबर 3 का वर्ग 3 तिया 9, c की घात 2 का c की घात 2। इसको इस तरफ लिख दिया मैंने, 9c की घात 2 आ गया इस तरफ और 3b की घात 2 आ गया इस तरफ। c की घात 2 का c की घात 2, 3b की घात 2 का 3b की घात 2 बराबर किस तरफ? 9 गुणे में, इस तरफ कहाँ में जाएगा? बटे में। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। यदि b की घात 2 3 से विभाजित है तो b भी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है? a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, ये बोल रहे हैं यहां पर। मतलब कि अर्थात a और b दोनों 3 से क्या है आपके? विभाजित है। अर्थात अब देखो, हम यहां पर जो बोल रहे हैं कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बटा बी में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें किसी का भाग न जाए, मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। अर्थात ए कोमा बी सह अभाज्य नहीं है। नहीं है, अर्थात ए और बी सहअभाज्य है क्या? नहीं है। हमने ऊपर क्या बोले? सहअभाज्य है, और नीचे क्या बोल रहे हैं? सहअभाज्य नहीं है। दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां विरोधाभास प्राप्त होता है। यहां विरोधाभास, दोनों बात विरोध कर रहे हैं ना, यहां विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी शुरू की कल्पना, गलत थी कि करनी 3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां पर हमको ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहां बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? सहअभाज्य बोल रहे हैं, और यहां हम क्या बोल रहे हैं? सहअभाज्य नहीं है। दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही है। ये विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? ये विरोधाभास हमको इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना करे थे कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या है? गलत है। कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अर्थात करनी 3 परिमेय नहीं है तो क्या है? अर्थात करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम क्या लिख देंगे? अर्थात करनी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव। इतना सा आपका सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ मेरे को। सवाल कोई बहुत भारी है क्या? बहुत भरकम सवाल है क्या? नहीं है ना? क्लियर है?
देखो सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि, है ना, सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब इसी के आधार पर एक सवाल आपको और पूछ लिया जाता है। अब देखो इस पैटर्न पर कितने सवाल बने देखना, है ना। आपका प्रमेय 1.4 सिद्ध करो कि कर्णी दो, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करो कि कर्णी दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको एक को उतार लो, बाकी तुम खुद घर पे करोगे। उतार ली, इसको नोट कर लिए। तो सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि कर्णी दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय, इसको बेसी करना है। इसके विपरीत माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, तो कर्णी दो बराबर क्या हो जाएगा, a/b। परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, आपके a और b से अभाज्य है। a और b क्या है, से अभाज्य है। तो कर्णी दो का हो जाएगा कर्णी दो, बटे में कुछ ने क्या मान लिए, एक मान लिए। a/b का हो गया a/b, a का गुणा एक कम a, b इंटू कर्णी दो का होगा b कर्णी दो, हो गया। वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा 1/2 बराबर का बराबर। इस पक्ष का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर, वर्ग से कर्णी कट गया, कितना बचा, 3 बचा। अब 3b² का होगा 3b² बराबर का, हाँ, है ना, ये कितना है आपका 2 है। वर्ग से कर्णी कट गया, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 2b² का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, 2b² बराबर का बराबर। 1/2 का 1/2, b स्क्वायर का b स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा इस तरफ, बटे में। मतलब कि 1/2 यदि 2 से विभाजित है, 1/2 किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे 2c। a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2c, a बराबर कितना हो जाएगा 2c। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका, 2b²। समीकरण क्या है तुम्हारा, 2b² बराबर का बराबर, ये 1/2, a का मान कितना है, a का मान है 2c, तो a के स्थान पर कितना रख देंगे यहाँ पर हम, 2c। घात 2 का होगा घात 2, 2b² का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2b² बराबर का बराबर। 2 का वर्ग, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। c² का हो गया c²। अब 4c² को मैं इस तरफ लिख दूंगा, 4c² बराबर का बराबर। 2b² को मैं इस तरफ लिख दूंगा, कितना हो जाएगा, 2b²। अब c² का होगा c², 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर किस तरफ, 4 गुणे में, इस तरफ 4 का में जाएगा, बटे में। क्लियर, 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। मतलब b² यदि 2 से विभाजित है, तो b भी किससे, 2 से विभाजित होगा। मतलब कि a भी 2 से विभाजित है और b भी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। मतलब a और b दोनों किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। मतलब a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना, है ना। a और b दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात a और b से अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है से अभाज्य, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए a और b से अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। ऊपर हम बोल रहे से अभाज्य है, नीचे हम बोल रहे से अभाज्य नहीं है ना कि नहीं। इधर साइड से देख रहे तो बोल रहे हैं बिल्ली है, और इधर साइड देख रहे तो बोल रहे चीता है ना कि नहीं। आ रहे हैं समझ में, है ना। तो भैया ना बिल्ली है ना चीता है, क्या है, कुत्ता है। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, से अभाज्य। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, से अभाज्य है। जहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, से अभाज्य है, और जहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, से अभाज्य नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर, आएगी नहीं, आया समझ में, आया। कुल मिलाकर के बात है, आपको ये बोला है, आपको सवाल ने ये बोला है, सिद्ध करो कि जे एक हाथी है। एक हाथी आया तुम्हारे गांव में और तुमको एक गणित के मास्टर ने पूछ लिया क्या, कि सिद्ध करो कि ये क्या है, कैसे बोल रहे हैं हाथी, प्रूफ करके दिखाओ हमको हाथी। फिर तुमने बोल दी कि माना ये हाथी नहीं है, माना ये घोड़ा है, माना क्या है, हाँ गधा, माना ये क्या है, गधा है। क्या मान लिए अपन इसको, गधा मान लिए, मान ली गधा। अब गधा के बारे में हमने पता करे तो गधा हेचू हेचू चिल्लाता है, ये मतलब हाथी टाइप की आवाज़ नहीं निकाल रहा है। अब गधा नहीं है तो क्या है, हाथी है। तो वैसे हमने क्या मान लिए, आप परिमेय सिद्ध करने को आया था, परिमेय मान लिए। विरोधाभास प्राप्त हुआ, जहाँ बोल रहे सहभाज्य है और जहाँ बोल रहे सहभाज्य नहीं है। क्या प्राप्त हुआ, यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या
हाँ, करनी 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 2 एक क्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको उतारो, है ना, इसी को उतारना है। अभी उतार लिए, घर पे करना है, उतार लेना, समझ मत लोगे, घर पे जाके भूल भाल जाओगे 4-5 दिन में, है ना। अब देखो इसी के आधार पर करनी 3 वाला हो गया, 5 3 करनी 3। अब प्रश्नावली 1.3 निकालो। प्रश्नावली 1.3 क्या बोला मैंने, एक्सरसाइज 1.3। प्रश्नावली 1.3 का आपका पहला सवाल, क्या बोला मैंने, प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, उसमें सिद्ध प्रश्नावली 1.3 का कौन सा सवाल, पहला 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा हूं मालूम है, सिद्ध करो कि करनी 5, क्या बोल रहा है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला इसने, सिद्ध करो कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ लो, समझ लो, याद कर लो, 1000 बार समझो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हर बार क्लियर होगा। देखो, सिद्ध करो कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने को बोला, इसके विपरीत क्या मान लेंगे, परिमेय। इसके विपरीत माना करनी 5, इसके विपरीत माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। मान ली परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो करनी 5 का कितना हो जाएगा, करनी 5, इसको अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, करनी 5 बराबर a बटा b। अंश और हर के रूप में मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, करनी 5 बराबर मैंने क्या लिख दिया, a बटा b। अंश और हर के रूप में यहाँ पर मैंने लिख दिया, करनी 5 बराबर a बटा b। जहाँ पर a और b क्या है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर a और b, जहाँ पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जिनमें किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य। a और b क्या है, सह अभाज्य है, मतलब a और b में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। क्लियर है ना, a और b क्या है, सह अभाज्य। अब इसको मैंने ये उठा लिया, जे लिख दिया। करनी 5 का 5 नहीं, करनी 5 बटा, बटा का बटा, एक का एक, बराबर का बराबर, a बटे b का a बटे b, तिर्यक गुणा कर देंगे। a एक कम कितना हो जाएगा, a, b इंटू करनी 5 का कितना हो जाएगा, v करनी 5। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर बराबर का बराबर, इसका भी कर देंगे हम वर्ग। a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, b स्क्वायर, और एक करनी 5, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचेगा, 5। 5b स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5b स्क्वायर बराबर का बराबर, a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर किस तरह 5 गुणे में है, पक्षांतर करें कहाँ में आएगा, 5 बटे में। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो a भी किससे, 5 से विभाजित होगा। क्लियर है। तो a बराबर कितना मान लेंगे, 5c, a बराबर कितना मान लेंगे हम, 5c। अब a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर आपका, 5b की घात 2 बराबर a की घात 2। क्या है समीकरण 1, 5b की घात 2 बराबर a की घात 2, और a का मान कितना है, a का मान है 5c, तो a का मान कितना रख देंगे, 5c, घात 2 का घात 2। 5b स्क्वायर का हो गया कितना, 5b स्क्वायर बराबर का बराबर, 5 का वर्ग पचम कितना हो गया, 25। c की घात 2 का होगा c की घात 2, 25 c की घात 2 का होगा 25 c की घात 2 बराबर का बराबर, 5b स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर, 5 का कितना हो गया, 5 बराबर किस तरह 25 गुणे में, इस तरह 25 कहाँ में जाएगा, बटे में। 5 एक कम, घर जाकर इसको 6-7 बार रगड़ रगड़ के करना, बिल्कुल है ना, रट जाए बिल्कुल। पेपर में अगर ये सवाल दिखने को मिला तो पेपर हाथ में आया, कलम पकड़े तो बिल्कुल 2 मिनट में हल कर दो बिना सोचे। सवाल को इतने बार करो, बनेगा सबसे बन जाता है, इससे भी बन जाएगा, तेज से बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, है ना, तुमसे बन जाएगा, आप लोग सबसे बन जाएगा, सवाल सबसे बन जाएगा, सवाल सब लोग से बन जाएगा। अंतर क्या होता है, एक इंसान उस सवाल को करता है 6-7 बार, 10 बार रिवीजन हो जाता है, तो वो उसको 2 मिनट में बिल्कुल सटीक लिख के जाता है, एक भी गलती नहीं करता है, वो गणित में 100 में 100 नंबर ला लेता है। और भाई दूसरा व्यक्ति उस सवाल को उन्होंने घर में एक ही बार करा, उसको पेपर में सोच इतना से लिखा, क्या है इसके बाद,
क्या है रे भाई, बता दे, एक 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 शब्द बता दे बेटा, एक शब्द बस, है ना, है ना। इस चक्कर में क्या होता है कि भैया जो सवाल 2 मिनट में हल होना चाहिए वो कितने मिनट में हल करता है, वो 10 मिनट 15 मिनट में उसको हल करता है वो। तो उस चक्कर में क्या होता है, पेपर में समय कम पड़ जाता है। तो इसीलिए घर में जितनी मेहनत करोगे एग्जाम हॉल में उतनी कम मेहनत लगेगी। समझ में आ रहा ना। यहाँ पर मेहनत करो, यहाँ पर जितना ज़्यादा समय दोगे करने में, एग्जाम हॉल में उतना ही कम समय लगेगा। इसलिए मेन मेहनत यहाँ पर करना है। लिख लिख के कापी भर डालो, उंगली दर्द करने लग जाए, इतनी प्रैक्टिस करो गणित। ऐसा रगड़ रगड़ गणित करो, 5 घंटे 6 घंटे गणित करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, दिमाग भर जाता है, दिमाग का मंथन हो जाता है। जैसे जिम जाते पहले अपन बॉडी बनाते हैं ना, ये बिल्कुल ये ऐसा बॉडी है ना कि नहीं बनाते बॉडी, तो शुरू में मसल से दर्द करती है, करती बहुत ज़्यादा दर्द। भाई शुरू में पढ़ाई करने बैठोगे दिमाग में दर्द होगा, लेकिन दर्द को सहन करना पड़ेगा। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आज 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, ऐसे पढ़ते जाओगे 10 दिन बाद तुम्हारी 10 घंटे पढ़ने, 5 घंटे 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बन जाएगी। और पढ़ते जाओगे तुम्हारी 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बन जाएगी। ऑटोमेटिक कैपेसिटी बनते जाती है, इंसान अपनी क्षमता से बनता है। अभी तुम्हारा दिमाग मूंगफली के आकार का है, भले दिखने में तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गोबर। जब तुम पढ़ाई करना शुरू करोगे तो वो गोबर पूरा बाहर निकलते जाएगा, और उसमें क्या भरते जाएगा? दिमाग भरते जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, गोबर को बाहर निकालते जाओ, और गोबर बाहर निकलते जाएगा और वहाँ पर दिमाग आते जाएगा। तो वो कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। आ रहा है समझ में? कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। ऐसा रहता है। अब देखो, सी की घात 2 का होगा, सी की घात 2 बराबर का बराबर, 5 एक कम 5 और 5 25। बी की घात 2 का बी की घात 2। अब क्या लिखोगे यहाँ पर तुम? बी की घात 2 5 से विभाजित है। बी की घात 2 किससे विभाजित है? बी की घात 2 5 से विभाजित है। बी की घात 2 किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो बी भी किससे विभाजित होगा? बी भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है। मतलब ए और बी दोनों किससे? 5 से विभाजित है। मतलब ए में भी 5 को भाग जा रहा है और बी में भी कितने को भाग जा रहा है? 5 को भाग जा रहा है। जा रहा है ना? दोनों में कितने भाग जा रहा है? 5 का। मतलब सहभाज्य नहीं है। आ रहा है समझ में? है ना? और अर्थात ए और बी सहभाज्य नहीं है। जहां पर क्या बोल रहा है? सहभाज्य है। और इतने का बोल रहा है सहभाज्य नहीं है। दोनों बात एक दूसरे क्या कर रही है? विरोध कर रही है। यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी कल्पना कैसी थी? गलत थी कि करनी 2 एक क्या है? परिमेय संख्या। करनी, हाँ करनी 5 एक परिमेय संख्या, अर्थात करनी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अब ये एक पैटर्न हो गया। ये कौन सा पैटर्न हो गया? एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न देखो, ये पैटर्न बन जाएगा ना? पक्का है? अब ओ पगलाई बात नहीं। देखो, करनी 3 एक परिमेय वाला हो गया हमारा। अब समझो, अब अगला जो मेथड का सवाल है वो इससे सरल पड़ता है ना? फोकस से समझना, मगर यही क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 पर आधारित सवाल। एग्जाम्पल 10 ये बोल रहा है, दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? क्या सिद्ध करना है? नहीं, क्या सिद्ध करना है? सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो, मन में पढ़ो और अच्छे फोकस से समझो बिल्कुल क्या बोल क्या रहा है वो।
सवाल जब घर पे करते हो ना 4-4 बार 5-5 बार पढ़ा करो। देखो ना, जय गाइड माता, हमको कुछ नहीं आता। देखो एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, सिद्ध करो क्या कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करने को बोला, अपरिमेय संख्या है। जय बोल रहा है सिद्ध करने को, क्या कुछ और बोल रहा है? अरे जय बोल रहा है क्या सिद्ध करो, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, माना 5 ऋण करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम परिमेय लेकर के चलेंगे और लास्ट में बोल देंगे जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है ना। तो यहां पर उन्होंने बोला 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, हम क्या मान लेंगे, माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। यहां पर हम डालेंगे हल डालेंगे, हल डालकर यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना 5 ऋण करनी 3, माना 5 ऋण करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम, माना 5 ऋण करनी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय सिद्ध करना, हमने इसको उल्टा क्या मान लिए, 5 ऋण करनी 3 क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा क्या मान लिया, हमने यहाँ पर इसको उल्टा मान लिया, माना 5 ऋण करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। क्या मान लिया हमने इसको, परिमेय मान लिए। अब परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 ऋण करनी 3 का क्या हो जाएगा, 5 ऋण करनी 3 बराबर, परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका ये a/b। इसको हमने अंश और हर के रूप में लिख दिए a/b के रूप में लिख दिए। जहां पर a और b क्या है, से अभाज्य है। क्या जहां पर क्या है, जहां a, b क्या है, से अभाज्य है। इतना बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्लियर। इसको उल्टा हमने क्या मान लिया, माना 5 ऋण करनी 3 परिमेय संख्या है, तो 5 ऋण करनी 3 बराबर हो गया a/b, है ना। और a और b यहां पर क्या है आपका, से अभाज्य है से अभाज्य। इसके बाद अब कुछ नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना, अब कुछ भी करना है क्या, नहीं करना है। करनी वाली संख्या का मान निकाल लो। क्या बोला मैंने, करनी वाली संख्या का मान निकाल लो। 5 का हो गया 5, बराबर किस तरफ, a/b का आएगा, धन का है, इसको इस तरफ लाऊंगा, आएगा ऋण का a/b, बराबर का बराबर किस तरफ, ये संख्या धन ऋण की है, उस तरफ जाएगी संख्या क्या जाएगी आपकी, धन की। क्लियर, कोई दिक्कत इतना करने में, है ना। अब इसको समीकरण 1 नाम दिए, मत दो भेज। देखो अब यहां पर देखना, माना 5 ऋण करनी 3, हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान ली परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। करनी 3 का मान निकाल लिया मैंने, इतना आ गया। a क्या है, a एक प्रकार का पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जैसे कि 2, तो 2 को मैं 2/1 अंश और हर के रूप में लिख सकता हूं, मतलब 2 भी क्या है, परिमेय है। क्लियर। b भी आपका पूर्णांक है, मतलब b को भी मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूं। 5 भी आपका क्या है, पूर्णांक है, 5 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। 5 को भी मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन करनी 3 को क्या मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि मैंने आपको अब भी सिद्ध करके दिखाया था कि करनी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम बराबर किस तरफ के बोल रहे हैं, करनी 3 क्या है, अपरिमेय होती है ना। अब भी क्या सिद्ध करें अपन ने, करनी 3 क्या होती है, कैसे अपरिमेय होती है ना। करनी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। करनी 3 क्या है,
अपरिमेय संख्या। और इस तरफ हम क्या बोल रहे हैं, 5 भी पूर्णांक, a बटे b भी पूर्णांक, तो ये संख्या परिमेय है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय। अगर ये अपरिमेय है तो इसके बराबर में ये है, दोनों को बराबर भी बोल रहा है। अगर ये अपरिमेय है और इसके बराबर में अगर ये है, अगर ये अपरिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए अपरिमेय, क्योंकि दोनों कैसी है, बराबर है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, अपरिमेय, और ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अगर ये अपरिमेय तो इसको भी अपरिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। या फिर ये परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसी है, बराबर है। तो विरोधाभास मिल रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना करे थे वो क्या करे थे, हमने गलत करे थे। तो कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है, और जब कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है। यहां पर हम तो कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर a कोमा b एवं 5, और क्या 5 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अतः 5 माइनस a बटे b, अतः 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या, 5 माइनस a बटे b एक क्या है, परिमेय संख्या है। 5 माइनस a बटे b क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 3 क्या है, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। यदि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, यदि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस a बटे b को भी अपरिमेय होना चाहिए, परंतु वह परिमेय है। देखो यहां पर मैंने क्या बोला, हमको एग्जाम्पल 10 ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने को बोला तो हमने क्या बोला, माना 5 ऋण कर्णी 3, इसके विपरीत क्या है, माना इसके विपरीत, यहां पर लिख दो इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 5 ऋण कर्णी 3, माना इसके, यहां लिखना विपरीत है ना, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 5 ऋण कर्णी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला, हमने इसका उल्टा क्या मान लिए, माना इसके विपरीत 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो 5 ऋण कर्णी 3 का हो गया 5 ऋण कर्णी 3, इसको हम अंश और हर के रूप में लिख देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा आपका a और नीचे क्या हो जाएगा आपका b, a बटा b। परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लिख लिए। और a और b क्या है, यहाँ पर आपकी सह अभाज्य है, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। यहाँ से कर्णी का मान निकाल लेंगे। बराबर किस तरफ, a बटे b, धन का इस तरफ आएगा, a बटे b हो जाएगा ऋण का। बराबर किस तरफ, कर्णी 3 ऋण का है, उस तरफ जाएगा, कर्णी 3 काय का हो जाएगा, धन का। कर्णी 3 आपका काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। कर्णी 3 काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा, है ना। कर्णी 3 काय का हो गया आपका, धन का हो गया, हो गया। कर्णी 3 काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। क्लियर है, कर्णी 3 काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा।
कर्णी 3 धन का हो गया, है ना। कर्णी 3 काय का हो गया, आपका धन का हो गया। देखो कर्णी 3 आपका धन का हो गया। देखो अब ए बटे बी इस तरफ धन का इस तरफ आ गया, तो ए बटे बी काय का हो गया, ऋण का। बराबर किस तरफ कर्णी 3 ऋण का है, उस तरफ जाए कर्णी 3 काय का हो गया, धन का। अब ए बी और 5 क्या है, पूर्णांक है। जहां पर ए बी एवं 5 क्या है, पूर्णांक है। बारीकी समझो, यही याद जाना चाहिए। जहां पर ए बी और 5 क्या है, ए बी और 5 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अतः 5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस ए बटे बी एक क्या है, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। पूर्णांक है ना, पूर्णांक को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। मतलब कि 5 माइनस ए बटे बी, 5 माइनस ए बटे बी एक क्या है, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कर्णी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने अब भी सिद्ध करके लाए। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने अब भी सिद्ध करके लाए। अगर ये अपरिमेय संख्या है, यदि कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जे है। यदि ये अपरिमेय है तो उसको भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। यदि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस ए बटे बी, तो 5 माइनस ए बटे बी को भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु 5 माइनस ए बटे बी क्या है, परिमेय है। तो ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहां विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों हो रहा है विरोधाभास प्राप्त, विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माने थे, है ना। क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत थी कि 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय नहीं है तो क्या है। अतः 5 ऋण कर्णी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सेम इसी के आधार पर है आपका, स्पीड से समझ लो, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 11 बोल रहा है दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 11 बिल्कुल इसी पैटर्न पर और इसी आधार पर आपका क्या है, सवाल है। क्लियर, सवाल बोल रहा है क्या, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना इसके विपरीत, है ना। यहां पर हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहां पर हम, माना इसके विपरीत, 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, माना इसके विपरीत 3 कर्णी 2 एक क्या है, 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हो गया आपका 3 कर्णी 2। इसको हमने अंश और हर के रूप में लिख लिया। 3 कर्णी 2 बराबर हो गया ए बटे बी, जहां पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य है ना। कर्णी 2 का मान निकाल लेंगे यहां से हम। कर्णी 2 का हो गया कर्णी 2, ए का हो गया ए, बटा का हो गया बटा, बी का हो गया बी, बराबर किस तरफ 3 गुणे में, इस तरफ 3 काय में जाएगा आपका, बटे में। 3 का हो गया 3 और बी का हो गया बी। लास्ट वाला करवा रहा हूँ रिविजन, इसके बाद नहीं करवाऊंगा, बारीकी समझो, मेथड समझाऊंगा, है ना, सिर्फ मेथड। सवाल पूरा आपको ही करना है अब, है ना। आखिरी बार रिविजन है इस बाल का, है ना, ठीक। बारीकी समझ लो आखिरी बार, इसके बाद पूछोगे तो भी नहीं बताने वाला। कर्णी 2 होगा कर्णी 2 बराबर का बराबर ए बटे बी का ए बटे बी, 3 का हो गया 3। क्लियर, है ना, ये हो गया। अब यहां पर ए कोमा बी एवं 3 क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक को हम, ये मतलब ये परिमेय, पूर्णांक है मतलब ये क्या है, परिमेय। अतः ए बटे 3 भी, अतः क्या बोलेंगे यहां पर, ए बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। अतः ए बटे 3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं, कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, यदि कर्णी 2 अपरिमेय है, यदि कर्णी 2 क्या है, यदि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ए बटे 3 भी को भी अपरिमेय होना चाहिए। अगर ये अपरिमेय है तो इसको, ये अपरिमेय तो इसको भी अपरिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अरे इधर इमली है तो उसके बराबर इमली रहेगी ना, है ना। अगर ये खट्टी तो इसको भी खट्टी होना चाहिए, लेकिन ये तो मीठी लग रही है। समझ में कैसी लग रही है, मीठी लग रही है। इसका मतलब क्या है, गलत करे अपन ने, है ना।
क्या करे, कुछ ना कुछ जो हमारी कल्पना थी वो हमने क्या करे, गलत करे। आ रहा है समझ में, है ना। देखो, है ना, अगर ये एक अपरिमेय है तो उसको भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, परंतु वो क्या है, परिमेय है। यहां हमको विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि 5 ऋण, है ना, कि a/3 भी, कि क्या a/3 भी एक परिमेय संख्या है, अतः a/3 भी एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव। अब इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.3 का आपका दूसरा सवाल सेम ऐसे ही करना है, बस करनी वालों को अलग करना है, बाकी सब कुछ तरफ करना है। फिर तीसरा सवाल, तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा, ये पूरे सवाल आपको करना है। कल कॉपी में चेक करूंगा और रफ कॉपी में एक एक सवाल 2 बार मिलना चाहिए। आया समझ में, ठीक, जाओ, है ना। 2 मिनट रुको, बैठो बैठो।